अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर ज़ुबैर खालिद। आज की वीडियो में हम सीखेंगे नेबुलाइज़र मशीन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, नेबुलाइज़र मशीन में कौन कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं, उन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जानेंगे और एक दिन में कितनी बार आप नेबुलाइज़ करवा सकते हैं और कौन सी बीमारी में किस कंडीशन में आपने किस दवाई से के साथ नेबुलाइज़ कराना है और उसकी कितनी मिकदार आपने इस्तेमाल करनी है। छोटों में बच्चों में और बड़ों में अलग-अलग मिकदारें होती हैं, उस मिकदारों के बारे में जानेंगे, उनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जानेंगे और ये जानेंगे कि अगर बच्चा नेबुलाइजेशन के दरमियान रो रहा हो तो हम उसको कैसे नेबुलाइज़ करवाएं, क्या उसको नेबुलाइज़ करवाना चाहिए उस हालत में या नहीं करवाना चाहिए। और हम जानेंगे कि कौन सी दवाई आप ब्लड प्रेशर और शुगर और ब्लड प्रेशर और दिल के मरीज़ कौन सी दवाई के साथ नेबुलाइज़ नहीं करवा सकते। सबसे पहले हम जानेंगे कि नेबुलाइज़र का इस्तेमाल कैसे किया जाए। ये हमारे पास नेबुलाइज़र मशीन है, ये हमारे पास इसकी जो है वो वायर या डक्ट होती है, इसको हम इसमें लगाएंगे। इसके बाद ये मेडिसिन भरने का चैम्बर होता है, इस चैम्बर को आपने ऐसे खोलना है। इस चैम्बर के अंदर ये होता है, इसको आपने इसमें लाजमी देखना है, इसके ज़रिए ही भाप बनती है, ये लाजमी होना चाहिए। इसको आप ऐसे करेंगे, इसके दरमियान फिर आप इसमें आपने मेडिसिन भरनी है। आपने कौन सी मेडिसिन और कितनी मिकदार में भरनी है वो फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल हम इसमें मेडिसिन भरने का तरीका जानते हैं। ये मैंने 2 ml नॉर्मल सलाइन लिया हुआ है, नॉर्मल सलाइन को आप इसमें डालेंगे। उसके बाद आप जितनी भी दवाई जौन सी भी डालना चाहते हैं आप उसकी मिकदार इसमें डालेंगे। मिकदार डालने के बाद इस चैम्बर को आप बंद करेंगे। चैम्बर को बंद करने के बाद इसको दूसरे एंड को इधर ऐसे कनेक्ट करेंगे। उसके बाद आपके पास 2 मास्क होते हैं, ये बड़ों के लिए और ये छोटे बच्चों के लिए। आप जिस तरह के मरीज़ को नेबुलाइज़ करवाना चाहते हैं वो वाला आप मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ों के लिए ये वाला और छोटे बच्चों के लिए ये वाला। तो हम कोई भी एक मास्क इसके ऊपर ऐसे लगा लेते हैं। इस मास्क को लगाने के बाद आपने इसको ऐसे फेस के ऊपर लगा लेना है। फेस के ऊपर लगा के आप मशीन को चलाएँगे तो ये आपकी नेबुलाइजेशन होना शुरू हो जाएगी, भाप बनना शुरू हो जाएगी। अब आप इसको बगैर मास्क के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस चैम्बर को आप ऐसे खोल के इसको आप ऐसे रखेंगे तो इस तरीके से भी भाप बन रही होगी। आप इसको ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूसरा इसमें यह है कि आपने ना इसको सीधे एंगल पे रखना है, तब इससे भाप बनेगी। आप अगर इसको टेढ़ा रखेंगे, इस तरीके से रखेंगे तो फिर भाप नहीं बनेगी या बहुत कम बनेगी, ठीक है, तो उसका फ़ायदा नहीं होगा इतना। तो आपने इसको बिल्कुल सीधे एंगल पे रखना है। अगर बच्चा लेटा भी हुआ है तो आपने कोशिश करनी है कि जितना सीधा इसको रख सकें उतना इसको रखें ताकि नेबुलाइज हो सके। छोटे बच्चे अक्सर मास्क नहीं लगवाते तो अब उसको मास्क उतार के उसके नाक के करीब करके आप ऐसे कर सकते हैं कि जो भाप सीधी निकल रही है वो सीधी उसके नाक के करीब जाए और वो सांस के ज़रिए अंदर खींच ले। इसके बाद आपने जैसे भी अगर कोई बड़ा है तो उसको कहना है कि जैसे ये मास्क लगा लेगा, उसके बाद उसको कहना है कि गहरे गहरे सांस अंदर खींचे। गहरे गहरे सांस के साथ जो है वो भाप अंदर जाती रहेगी और नेबुलाइजेशन का हमारा मकसद पूरा होता रहेगा। अब हम इस वीडियो में जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी मेडिसिन से नेबुलाइज करवाया जा सकता है। नेबुलाइजेशन के लिए आपके पास 3 तरह की दवाइयाँ आती हैं जो ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं। एक में एटम के एम्प्यूल आते हैं, दूसरा क्लिनल के एम्प्यूल होते हैं और तीसरा वेंटोलिन के आपके पास ड्रॉप्स मिल जाते हैं। तो आप इस तीनों दवाइयों के साथ नेबुलाइज करवा सकते हैं। अब हमने कौन सी दवाई आपने किस कंडीशन में इस्तेमाल करनी है ये हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर तो किसी ऐसा मरीज़ जिसको सांस की एलर्जी का मसला है, जैसा कि दमे का मसला है या उसको मिट्टी से एलर्जी या किसी भी मौसम में उसका सांस तंग होना शुरू हो जाता है और वो जल्दी उससे आराम चाहता है तो वो वेंटोलिन का इस्तेमाल कर सकता है। वेंटोलिन का छोटे बच्चों के लिए आपने 5 कतरे डालें 2 ml नॉर्मल सलाइन में और बड़ों के लिए 7 से 10 कतरे आपने डालें नेबुलाइजेशन के लिए किसी एक टाइम में। और वेंटोलिन से आप दिन में 3 से 4 मरतबा नेबुलाइज करवा सकते हैं। अब हम आते हैं मैं अगली दवाई पे, ये है एटम और क्लिनल। एटम आपने कब इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कोई भी इन्फेक्शन हो जाती है, जैसे कि किसी बच्चे को निमोनिया हो गया है या किसी बड़े को चेस्ट इन्फेक्शन हो गया है, बुखार हो रहा था, खांसी है, अब बुखार वगैरह बेहतर हो रहा है लेकिन खांसी नहीं जा रही। अब उस खांसी को बेहतर करने के लिए आप एटम और क्लिनल दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको में आपने एटम का हाफ एम्प्यूल डालना है, हाफ एम्प्यूल आपने क्लिनल का डालना है, 2 ml नॉर्मल सलाइन डालना है फिर से, और इससे आप नेबुलाइज कराएंगे। इससे आप दिन में 3 मरतबा नेबुलाइज करवा सकते हैं। अगर किसी को लगातार पुराना दमा चल रहा है और वो 3-4 महीने उसका सीज़न रहता है, 3-4 महीने उसका सांस तंग होता रहता है, तो अकेले क्लिनल के साथ नेबुलाइज करवा सकता है।
क्लीनल एक स्टीरॉइड है, इसका भी आपने आधा एम्प्यूल डालना है, 2 ml नॉर्मल सलाइन डालना है और दिन में 3 से 4 मरतबा आपने नेबुलाइज करवाना है। क्लीनल का असर थोड़ा देर तक रहता है। अगर किसी को 3-4 महीने का अटैक आता है दमा का, तो उसमें ज़्यादा मुफीद क्लीनल से नेबुलाइजेशन होती है। वेंटोलिन आपको फ़ौरन से रिलीफ देता है, जबकि क्लीनल आपके देर तक जिस्म में रहता है और देर तक इसका असर चलता रहता है। तो अगर इसको लंबे अरसे इस्तेमाल करने के लिए क्लीनल ज़्यादा मुफीद होता है। अब हम आते हैं इन दवाइयों की साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर। सबसे पहले सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट जो हम नेबुलाइजेशन के दौरान दवाइयों का देखते हैं वो वेंटोलिन का होता है। वेंटोलिन जो है ये दिल की धड़कन को तेज़ कर देता है। तो अक्सर मरीज़ जब इससे नेबुलाइज कराते हैं तो उसके बाद उसका शिकायत करते हैं कि घबराहट महसूस हो रही है या छाती तेज़ चल रही है, या उनको बताना नहीं आ रहा होता, या कुछ लोग फिर बताते हैं कि दिल की रफ्तार तेज़ हो रही है। ऐसी अगर छोटे बच्चों को वेंटोलिन से नेबुलाइज कराते हैं तो उनकी दिल की रफ्तार जब तेज़ होती है, उनको घबराहट महसूस होती है, तो वो बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देते हैं और चुप नहीं कर रहे होते। तो वो भी वेंटोलिन की नेबुलाइजेशन की वजह से ऐसे हो सकता है। तो अगर ऐसा बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही हो, बिल्कुल भी बर्दाश्त ना हो रहा, तो इसकी मिकदार को कम किया जा सकता है, या वेंटोलिन की जगह दूसरी चीज़ों के साथ नेबुलाइज करवा सकते हैं हम, या दूसरे अल्टरनेटिव सिरप या गोलियों की तरफ जा सकते हैं। और बाकी जो क्लीनल है ये क्योंकि एक स्टीरॉइड है, इसके इस्तेमाल की वजह से मुंह के अंदर फंगस लग सकती है। तो जब भी इसके साथ नेबुलाइज कराएं तो जो भी बड़ा है उसको कहें कि इसको आप जो है वो कुरली करें लाजमी, पानी के साथ फ़ौरन से नेबुलाइजेशन के बाद आप कुरली करें, ताकि जो मुंह के अंदर इसके ज़रात रह गए उसका असर ख़त्म किया जा सके। अब हमारे पास अक्सर बच्चे आते हैं कि या माँ बाप होते हैं जो हमें कहते हैं कि जब भी हम इसको नेबुलाइज करवाना शुरू करते हैं तो ये रोना शुरू कर देता है, या हम अपने हॉस्पिटल में जब उनको नेबुलाइज करवा रहे होते हैं, जैसे ही नेबुलाइजर मशीन ऑन होती है या उनके पास लगाते हैं या मास्क लगाते हैं उनके मुंह के ऊपर, तो बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देते हैं। तो माँ बाप उस हालत में भी नेबुलाइज करवाई जा रहे होते हैं, हालांकि उस सूरत हाल में नेबुलाइज करवाने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा होता, क्योंकि नेबुलाइजेशन क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही इसकी भाप बनेगी और बच्चे या बड़े सांस अंदर खींचेंगे तो इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि बच्चा रो रहा होता है तो रोते हुए वो बच्चे सांस अंदर नहीं खींच रहे होते, या ज़ुकाम आ रहा होता है, नाक बंद हुआ होता है, मुंह से भी सांस नहीं खींच रहे होते, तो इसका कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा होता। तो ऐसी सूरत हाल में फ़ौरन से नेबुलाइजर मशीन बंद कर दें, नेबुलाइजर को रख दें। जैसे ही बच्चा सो जाए तो सोने के बाद मास्क उतार के अकेले सिर्फ इस चैम्बर के साथ बाहु बना के उसके करीब करके मशीन को चला के उसको नेबुलाइज करवाया जा सकता है, ताकि वो सांस अंदर खींचता रहेगा तो वो फ़ायदेमंद रहेगा उसके लिए। रोते हुए बच्चे को कभी भी नेबुलाइज ना करवाएं। ये हमारी जो है वो तकरीबन मालूमात थी नेबुलाइजेशन के बारे में, और कौन सी कंडीशंस के बारे में कराना है, इनकी दवाइयाँ, इनके साइड इफ़ेक्ट्स, और बच्चों में हमने कैसे नेबुलाइज कराना है, ये हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया है। अगर कोई नेबुलाइजेशन के बारे में आपका पास सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसका कमेंट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास टाइम होगा तो मैं उसके रिप्लाई करके आपको उसके बारे में बता दूँ।